नमस्ते छात्रों, मैं दिनेश कुमार आचार्य, भौतिक अध्यापक, आदर्श विद्या मंदिर नौका रायता रोड। आज आपको विद्युत विभव के अध्याय में आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा की गणना करें। देखिए, किसी भी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा अगर एकत्रित करनी है, जैसे स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है, किसी भी वस्तु में स्थिति में परिवर्तन करने पर उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो अब अपन क्या करेंगे, कोई आवेश होगा, समूह होगा, कहीं पर है, तो उस आवेश में कितनी स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो वो उस स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। तो हमें स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले विद्युत क्षेत्र कुछ किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में या वो जो कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य कितना, तो अलग अलग लगेंगे आवेशों की। पहला हमारा यह है, जब एकल आवेश मान लो यहाँ पर ये है और यहाँ हम अगर कोई आवेश लाए Q, तो इसमें इसके अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, वो अनंत पर कहीं पर भी है, और उसको यहाँ अगर लाएं एक बिंदु पर, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। सामान्यतः आवेश को हम लाते हैं तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जब एकल आवेश होता है, हमें किसी कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ है, तब एकल आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा वो शून्य हो। तो एकल आवेश अगर हो तो उसका सदैव स्थितिज ऊर्जा का मान सदैव शून्य हो, उसमें कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं, क्योंकि हमें किसी भी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ता। ये हुआ जब आवेश एकल आवेश। अब अपन निकालेंगे द्वि आवेश के कारण, दो आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के कारण, आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा। अब मान लो हमारे पास में ये कोई निकाय है, एक आवेश ये, एक यहाँ Q1 आवेश है और दूसरा आवेश मान लो यहाँ पर है, इससे R दूरी पर है B बिंदु, ये Q2 आवेश है। अब इस निकाय के हमें निकालनी है कि स्थितिज ऊर्जा कितनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों आवेशों को यहाँ लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा, उस कार्य करने पर हमें कितने वो जो कार्य करेंगे वो पूरा का पूरा स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित होगा। तो स्थितिज ऊर्जा करने के लिए हम पहले एक आवेश लाएंगे, उसके लिए स्थितिज ऊर्जा, फिर दूसरे के लिए स्थितिज ऊर्जा, फिर दोनों आवेश आपस में जोड़ देंगे, तो ये हमारे निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। तो पहले अगर अपन मान लेते हैं ये तो Q1 आवेश लाए यहाँ पर और ये Q2 आवेश नहीं हो इधर वाला, अगर हमारे पास में ये आवेश नहीं हो तो यहाँ तक लाने के लिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। केवल Q1 आवेश को एक बिंदु तक लाते हैं तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इस स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा U1 का मान 0, ये समीकरण नंबर 1, क्योंकि Q1 आवेश को हमें लाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ा, तो ये इसकी जरूरत। अब अपन क्या करते हैं, दूसरा आवेश। अब यहाँ हमें देखना पड़ेगा, अगर ये दूसरा आवेश यहाँ Q2B बिंदु पर हम लाएंगे तो इस आवेश जो पहले आवेश आया हुआ है वो अपने आप एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तो उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। अगर उस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करेंगे अपन तो इसमें स्थितिज ऊर्जा जरूर एकत्रित होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इस जो पहला आवेश है Q1, उसके कारण R दूरी पर स्थित जो बिंदु B है, R दूरी, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, और फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सहायता से अपन स्थितिज ऊर्जा की गणना करें। तो मान लेते हैं कि RB दूरी पर स्थितिज ऊर्जा का मान E है, EB है मान लो। EB के लिए अपने को अब मान निकाले तो
ये हम पहले कर चुके हैं। कोई बिंदु आवेश Q है और तो R दूरी पर स्थिति ऊर्जा का मान है, विद्युत क्षेत्र का मान KQ/R² होता है। तो EB का मान KQ/R²। अब इस विद्युत ऊर्जा के विरुद्ध हमें जो कार्य करना पड़ेगा तो वह कार्य स्थिर। सामान्य तो आवेश अगर एकांक आवेश लाएं तो विभव के बराबर होता है, और Q आवेश निकाले तो Q से गुणा करते हैं। तो अपन यहाँ पहले एकांक के लिए विभव की गणना करें और उसको जितना आवेश लाए हैं उसको Q से गुणा कर देंगे तो कुल स्थिति ऊर्जा आ जाएगी। क्योंकि विभव अपने आप में एक स्थिति ऊर्जा है। वो कौन सी स्थिति ऊर्जा है? जब एकांक धन आवेश लाया जाता है, और जब अन्य एकांक धन आवेश से ज्यादा आवेश लाया जाता है तो उस आवेश को उससे गुणा कर दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पहले अपन विभव की सीधे सूत्र लिख लेते हैं। VB अगर निकालना हो तो VB का मान क्या होगा? KQ/R। यह B बिंदु पर Q1 के कारण विभव की गणना हो। अब B बिंदु पर हमें स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना हो तो यदि इसकी B बिंदु पर स्थिति ऊर्जा U2 हो तो U2 का मान क्या होगा? VB into Q2, क्योंकि VB बिंदु पर हमने Q2 आवेश लेके आए। Q2 आवेश के लिए U2 बराबर KQ/R, KQ1 होगा। KQ1 क्या होगा? इसके कारण भी वो विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा भी KQ1 होगी। तो Q1 आवेश है, Q आवेश नहीं है, तो KQ1/R into Q2। तो वास्तव में U2 का जो मान हो गया KQ1 Q2/R। ये समीकरण नंबर 2। अब हमें कुल स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है। जब कुल स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है तो इन दोनों में कुल योग करेंगे। यदि ये निकाय के रूप में है, दोनों आवेश अपने निकाय और कुल स्थिति ऊर्जा U है, तो U बराबर U1 प्लस U2। अब यहाँ लिख लेते हैं U बराबर U1 प्लस U2। अब U1 और U2 का मान हम समीकरण 1 और 2 से, तो U1 का जो मान होगा वो 0 और U2 का मान KQ1 Q2/R²। सर याद करने केवल तो वास्तव में दो आवेशों का निकाय है तो कुल स्थिति ऊर्जा KQ1 Q2/R, ये स्थिति ऊर्जा। तो ये यदि विभव है KQ1/R, स्थिति ऊर्जा KQ1 Q2/R। विभव है वो एकांक धन आवेश के लिए। ये हमारे हुआ दो आवेशों के निकाय के कारण स्थिति ऊर्जा। अब दो की जगह 3 हो आवेश तो हम कैसे निकालें? अब हमारा है जब 3 आवेशों के निकाय के कारण स्थिति ऊर्जा की गणना। सामान्यतः गणना सरलता के लिए वो दूरी अलग होगी तो हम त्रिभुज के रूप में मान लेते हैं। मान लो पहला हमारा जो है तीसरा 3 आवेशों के निकाय के कारण स्थिति ऊर्जा ये होगा 3 आवेशों के निकाय के कारण स्थिति ऊर्जा। अब स्थिति ऊर्जा तो पहले अपन अब इसमें मान लो एक निकाय बनाते हैं। एक आवेश यहाँ पर है ए बिंदु पर Q1, दूसरा यहाँ पर है B बिंदु पर Q2 और तीसरा यहाँ है Q3। अब ये यहाँ ये और ये तीनों के बीच की दूरी देखिए। अब दूरी R1 R2 ना लेके अपन इसमें लेते थे, ये और ये दूरी है, इनके बीच की दूरी R12 होगी, इनके और इनके बीच की दूरी R23 होगी, इनके बीच की दूरी R13 होगी। ये दूरियां होंगी इनके बीच।
इसकी सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की विरुद्धता, तो हम ये मानते हैं कि हम पहले Q1 आवेश लाए, उसके बाद में Q2 आवेश लाए और उसके बाद में C बिंदु पर Q3 आवेश, और तीनों आवेश को लाने पर कितना कार्य करना पड़ा, और तीनों जैसे जैसे कार्य करेंगे वह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में कितनी होती रहेगी। तो इसके लिए स्थितिज ऊर्जा भी इसकी स्थितिज ऊर्जा इसके करेंगे और फिर सभी स्थितिज ऊर्जा को आपस में जोड़ देंगे। वो हो जाएगी ये तीन आवेशों का ये जो निकाय है उसके कारण स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ये R2। तो पहला हमारा है जब हम ये मानते हैं कि ये आवेश है नहीं, ये जो आवेश है वो है नहीं, केवल Q1 आवेश को हमने 1 तक लाया तो कार्य करना है, तो कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। आवेश है नहीं तो कोई विद्युत क्षेत्र है नहीं, विद्युत क्षेत्र में कार्य करना नहीं पड़ेगा। तो Q1 को A बिंदु तक लाने में कार्य अगर स्थितिज ऊर्जा है Q1 का मान 0, ये हो गई पहली समीकरण। ये हो गया हमने जब Q1 आवेश को A बिंदु तक लाए, हमने A बिंदु तक लाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा, अब कोई आवेश इसके आसपास लाएंगे, अब Q1 के कारण यहाँ स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई, नहीं तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण यहाँ विभव भी उत्पन्न होगा। तो पहले अपन विभव की गणना करें और उसके बाद में स्थितिज ऊर्जा की। तो जब Q2 आवेश जो कि इस Q1 के कारण से R12 दूरी पर हैं, तो हम पहले इस Q1 विभव के आवेश के कारण B बिंदु पर कितना विभव होगा उस विभव की गणना करें। मान लेते हैं यहाँ पर इसका विभव V12 है, V12 है तो V को ले लेते हैं, तो KQ अपॉन R12 दूरी है वो R1, तो यहाँ Q1 होगा, ये Q1 विभव के कारण B बिंदु पर विभव की गणना। अब अपन क्या करेंगे, इस विभव से स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। तो जब ये Q1 यहाँ लाएंगे, स्थितिज ऊर्जा U2 बराबर होगा V2 into Q1, सॉरी Q2 आवेश लेके आए हैं तो Q2 होगा। अब V2 का मान समीकरण 2 से रख दो, तो समीकरण 2 से रखने पर K Q1 R12 Q2 सरल करें तो U2 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R1, ये समीकरण नंबर 3। जैसे जैसे स्थितिज ऊर्जा जो निकलती रहे उनको ब्लॉक बना सकते, क्योंकि अंत में हमें जोड़ना पड़ेगा। या U1 का मान हमने निकाल लिया, अब U2 का मान निकाल लिया, तो दो आवेशों के लिए हमने अलग अलग विभव स्थितिज ऊर्जा की हमने गणना की। अब मान लीजिए हमने ये C बिंदु पर Q3 आवेश लेके हैं, ये C, यहाँ C बिंदु पर जो अब है विद्युत क्षेत्र दो आवेशों के कारण, पहला Q1 आवेश के कारण यहाँ R13 दूरी पर विभव, दूसरा Q2 विभव के कारण भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। इन दोनों के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण यहाँ विभव भी उत्पन्न हुआ। तो हम पहले इन दोनों के कारण कुल विभव की गणना करेंगे, उन विभव को आपस में जोड़ेंगे और फिर विभव को उस विभव को अपन Q3 से गुणा करेंगे, क्योंकि विभव है वो एकांक आवेश बनाने में एक बिंदु पर अगर एकांक आवेश का कार्य किया जाएगा वो विभव होगा, और Q3 आवेश बनाना है तो विभव को अपन गुणा करें। तो इसमें हमें पहले दो तरह विभव है, Q3 लाने के लिए हमें V3 को विभव पहले अपन ये समझते हैं Q1 के कारण विभव। तो Q1 के कारण C पर विभव, क्योंकि यहाँ तीसरा लाते तो अपन V3 ले लेते हैं, V3 डैश विभव। तो ये विभव हो तो
Q1 अपॉन R13 हो गया। इतना विभव कौन से बिंदु पर? C बिंदु। इसी तरीके से Q2 के विभव के कारण C बिंदु पर विभव यहाँ C पर विभव है। अब अपन ये विभव V3 डबल डैश मान, यानी इस आवेश के कारण में यहाँ विभव उत्पन्न हुआ, उसका मान कितना है? तो V3 डबल डैश, इसका मान सूत्र की सहायता से V के Q2 आएगा अपॉन R। ये दूरी कितनी है? इस Q2 के कारण यहाँ Q2 आ गया, दूरी R23 है, 23। तो इन दो के कारण विभव। अब इन दोनों आवेशों C पर कुल विभव अपन V3 मानेंगे। यदि C बिंदु पर कुल विभव V हो तो क्या होगा? जितने भी आवेशों के कारण विभव हैं उन सभी विभव आपस में जुड़ जाए। ये विभव की परिभाषा है कि अगर अलग अलग आवेशों के कारण में विभव की गणना करना हो तो सभी पहले अलग अलग आवेशों से विभव निकालो और तब फिर सभी आवेशों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से अपन V3 बिंदु पर हमें कुल विभव की गणना करें। कुल विभव का मान V3 मानेंगे। तो पहले V3 का जो मान होगा वो क्या होगा? V1 डैश 3 डैश प्लस V3 डबल डैश। ये दो विभव उत्पन्न हो रहे हैं, इन दोनों के योग के बराबर होगा। अब इनसे गुणा कर दोनों के मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे तो K Q1 R13 प्लस V3 का मान है K Q2 R23। ये टोटल विभव हो गया V3। अब हमें विभव की गणना नहीं करनी, हमें तो स्थिति ऊर्जा करनी। तो ये तो मान जो है एकांक आवेश को लाने में, लेकिन C बिंदु पर आवेश आया है Q3। अब Q3 लाने के पर इसमें जो किया गया कार्य है और उसके कारण जो स्थिति ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो U3 है। तो U3 बराबर V3 इंटू Q3। अब इस V3 का मान अपन ऊपर निकाल कर मान लो इसको समीकरण में 4 दे देता हूं। समीकरण 4 से V3 का यह मान रख दो और इसका सरल कर ऊपर कर लेते हैं पहले U3 बराबर V3 का मान K Q1 ऊपर जी रहेगा U3 बराबर V3 का मान K Q1 अपॉन R13 प्लस K Q2 R23। इसको इससे गुणा करनी पड़ेगी Q3, ये Q3। तो वास्तव में U3 का जो मान आएगा वो होगा K Q1 Q3 अपॉन R13 K Q2 Q3 R23। ये समीकरण नंबर 5। इसको ब्लॉक बना लें। इस तरीके से हमने एक Q1 आवेश लाने में स्थिति ऊर्जा का मान U1 0 को, Q2 आवेश को लाए स्थिति ऊर्जा ये हुई और Q3 को लाए स्थिति ऊर्जा। अब इन पूरे निकाय के कारण जो स्थिति ऊर्जा होगी इन तीनों के योग के बराबर, पूरे निकाय के कारण स्थिति ऊर्जा U हो तो ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो U बराबर U1 पहला आवेश लाया उसके लिए कुल स्थिति ऊर्जा, दूसरा आवेश लाए उसके लिए स्थिति ऊर्जा, तीसरा आवेश लाए उसके लिए स्थिति ऊर्जा। इन तीनों को आपस में जोड़ दें। तो तीनों को जोड़ेंगे U1 का मान 0, U2 का मान K,
Q1 Q2 अपॉन R12, U3 का मान K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। K सभी में कॉमन आ जाएगा, U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12। इसी तरीके से Q1 Q3 बटे R13, Q2 Q3 R23। ये इस तरीके से हम अलग अलग प्रकार के, कितने ही प्रकार के, n प्रकार के आवेश हैं, उसके लिए भी स्थिति ऊर्जा ज्ञात है। अब अपन n प्रकार के स्थिति ऊर्जा निकालते हैं तो हमें ये 1 2 1 3 इनमें हम गलतियां करते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, पहले 1 के साथ में सभी आवेशों की, फिर 2 के साथ सभी की, फिर 3 के साथ सभी। तो अगर हमारे पास अभी हमने जो निकाला है 3 आवेशों के निकाय के कारण, अब बाकी निकाय इसी फार्मूले को देखते हुए n निकाय के आवेशों के हमें स्थिति ऊर्जा निकाल सकते हैं। n निकाय के लिए अगर अपन निकालना हो तो क्या मान होगा? यहाँ 3 की जगह में 4 आवेश ले लो, 5 ले लो, 3 n आवेश ले लो। तो n आवेश अगर हमें निकालना हो तो पहले 1 का n के साथ, फिर 2 का n के साथ, तो n किसी सूत्र के अनुसार अपन ले सकते हैं u बराबर, यानी k तो कॉमन आ जाएगा, पहले Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 R13 और फिर n तक Q1 Qn R1 है। ये पूरा का पूरा Q1 आवेश के कारण के फार्मूला लेके प्लस अब अगर Q2 लेवे तो Q2 1 हमने ले लिया, 3 से चालू करेंगे, Q2 Q3 R23 Q2 Q4 R24 डॉट डॉट प्लस Q2 Q3 R23 Q2 Q4 R24 डॉट डॉट Q2 Qn R2n। ये 2 आवेश इसी तरीके से 3 वाला ले लेते हैं, Q3 Q4 अपॉन R34 प्लस Q3 Q5 बटे R35 डॉट डॉट Q3 Qn अपॉन R3 है। इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा और पूरा मान, ये मान निकाले जाएगा। ये हो गया n आवेशों के कारण विभव की गणना। इन सभी को एक सूत्र के साथ निकाल सकते हैं और जितनी